हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, राजा, किसान और नगर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता वहां पे खत्म हो गई थी। मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता का पतन के विनाश के कारण। तो देखिए सेकंड में देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई। हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के बाद आर्य लोग आए। उन्होंने एक सभ्यता बनाई। कौन सी सभ्यता बनाई? देखिए, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में 4 वेद थे। ये 4 वेद है। देखिए, पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। जो ये वैदिक काल है ये 2 हिस्सों में बट गया। देखिए, पहला देखिए ऋग्वेद काल। इसमें क्या था दोस्तों? देखिए, ऋग्वेद काल में पहले सब कुछ बहुत अच्छा था। इसमें सारी प्रथाएं थी, अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे ये उत्तर वैदिक काल आता गया तो शासन बहुत बुरा होता गया। और उस टाइम पे कर्मकांड आ गए, सती प्रथा आ गई, जाति प्रथा आ गई और यज्ञ तथा ब्राह्मण लोग शोषण करने लगे। इसी के बाद लोग हिंदू धर्म से परेशान होने लगे। तो उसी टाइम पे महाजनपद उदय हुआ। ये देखिए, महाजनपद उदय। इसमें एक तो जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म, ये 2 धर्म आए। अब हम अपना ये देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या था दोस्तों? देखिए, उत्तर वैदिक काल में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और यह स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। आप स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। इनको कौटिल्य और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त। और इनको 2 नाम से और जाना जाता है, एक तो कौटिल्य और एक चाणक्य। लेकिन इनका जो ओरिजिनल नाम है, रियल नेम है, वो विष्णुगुप्त है। अब मैं एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ, कैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे की। तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद ने विष्णुगुप्त को अपने दरबार में बुलाया। जो नंद वंश थे उनके जो अंतिम शासक थे ना घनानंद। अभी मैंने आपको देखो यहाँ पे ये पीछे बताया कि घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना रखी। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद ने विष्णुगुप्त को अपने दरबार में बुलाया। ठीक है। विष्णुगुप्त एक गरीब ब्राह्मण थे। इनकी वेशभूषा बहुत साधारण थी। मतलब कि जो इनका जो पहनावा था ना वो एकदम सिंपल था, बिल्कुल साधारण था। ठीक है। घनानंद ने विष्णुगुप्त को अपने दरबार में बुलाया और उनका बहुत मजाक बनाया और घनानंद ने इनकी चोटी भी काट दी। देखिए, इनको बहुत इनका मजाक वगैरह उड़ाया। आगे देखिए, तथा इनका बहुत अपमान किया। विष्णुगुप्त को इस पे बहुत गुस्सा आया। वही सीधी सी बात है, किसी का भी ऐसे मजाक उड़ाए तो उसको तो गुस्सा आएगा। तो इस पे उसे बहुत गुस्सा आया और वो क्रोध में वहां से चल दिया। वो उसके दरबार से गुस्से में आके चल दिए। ठीक है। देखिए, चलते चलते उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं। जैसे कि वो रोड पे चल रहे थे तो चलते चलते उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वह उस खेल को बहुत ध्यान से देखने लगा। जो बच्चे खेल रहे थे ना, तो वो उन बच्चों को बहुत ध्यान से देखने लगा। उसके खेल को बहुत ध्यान से देखने लगा। उस खेल में एक बच्चा राजा बना हुआ था तथा और बाकी के बच्चे सैनिक तथा मंत्री बने हुए थे। जो कि जो बच्चे वो खेल खेल रहे थे ना, उस खेल में एक बच्चा जो है वो राजा बना हुआ था और बाकी जो बच्चे उसके सैनिक, मंत्री, ये सब बने हुए थे। ठीक है। तो
जो बच्चा राजा बना हुआ था उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया। उसके चंद्रगुप्त मौर्य के जो विष्णुगुप्त गुरु है ना, विष्णुगुप्त गुरु ने उनको, वो जो बच्चा राजा बना हुआ था ना, उसको अपने पास बुलाया और उसके पिता से मिले। उन्होंने उस बच्चे के पिता से कहा कि इस बच्चे को तो मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। फिर विष्णुगुप्त ने उस बच्चे को शिक्षा दीक्षा दी, मतलब कि खुद ही अपने पास रखा, उसको पढ़ाया, सारा ज्ञान दिया, शिक्षा दी, सब कुछ दिया, ठीक है, और उसको राजा बनाया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु के, देखिए जो वो बच्चा था ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, फिर वो बड़ा हो गया, जैसे ही उसके गुरु ने उसको शिक्षा दीक्षा दी, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु के हुए उस अपमान के लिए, जो अपमान नंद वंश के अंतिम शासक जो घनानंद थे, उन्होंने अपने दरबार में बुला के उनका जो अपमान किया था, उस अपमान का बदला लिया। घनानंद से बदला लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद से युद्ध किया और उसको हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया और उसको हराया। उसके बाद एक विशाल साम्राज्य का विकास हुआ, जिसे हम मौर्य साम्राज्य कहते हैं। तो इस तरह दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। आई होप स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप पता है इस स्टोरी को नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ये स्टोरी बहुत काम आएगी आपको, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्राह्मी और क्रोस्टी लिपियों का अर्थ कब और किसने निकाला। देखिए 1830 में ईस्ट कंपनी के अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेस। 1830 में कोई ईस्ट कंपनी होगी, उसके जो अधिकारी थे ना जेम्स प्रिंसेस, इन्होंने इसका अर्थ निकाला। आगे देखिए, इस लिपि का उपयोग उस समय के सिक्कों तथा अभिलेखों के बारे में लिखा गया था, ठीक है। उस समय के 1830 के समय के जो अभिलेख और सिक्के थे ना, उसके बारे में लिखा गया था। ये देखिए, प्रिंसेस को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर, मतलब कि अधिकांश मतलब कि ज्यादातर अभिलेख और जो सिक्के होते हैं ना, उस पे कोई ये राजा थे। देखिए इन राजा का नाम है प्रियदर्शी मोहर मुखराकृति वाले राजा का नाम लिखा था। कौन से राजा का नाम लिखा था? देखिए प्रियदर्शी मनोहर मुखराकृति वाले राजा का नाम लिखा था। ये टॉपिक हमारे यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 16 महाजनपद। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी समय माना जाता है। जो 6ठी शताब्दी है ना, इसको एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी माना जाता है। मतलब कि इस शताब्दी में बहुत से परिवर्तन वगैरह हुए थे, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, महत्वपूर्ण समय माना जाता है। देखिए क्योंकि इस समय पर नगरों का विकास हुआ और लोहे का प्रयोग अधिक होने लगा और सिक्कों का भी विकास हुआ। ये सारी चीजें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम पर हुई थी, ठीक है। इसीलिए इसे परिवर्तनकारी समय माना जाता है, क्योंकि इस समय देखो इसका एक तो नगरों का विकास हुआ था, लोहे का उपयोग अधिक होने लगा था और ये सिक्कों का विकास हुआ था, तो ये परिवर्तन हुए थे ना, तो इसीलिए जो ये 6ठी शताब्दी है, इसको परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण समय माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपदों के नाम, जो 16 महाजनपद थे उसमें से कुछ महाजनपदों के नाम हैं ये। देखिए मैं पढ़ती हूँ। वज्जी, मगध, कुरु, पांचाल, गांधार तथा अवंती। आगे देखते हैं अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन चलता था। मतलब कि जो ज्यादा से ज्यादा महाजनपद थे उस पर राजा का शासन चलता था, लेकिन जो
ये देखिए गण और संघ, संघ है ना, मतलब कि गण और संघ के नाम के राज्य थे, उनमें लोगों का समूह शासन करता था। मतलब गण और संघ के नाम के जो राज्य थे ना, गण और संघ के नाम के, उस पे लोगों का समूह शासन करता था। समूह मतलब कि जैसे ग्रुप होता है ना, एक जैसे 4-5 लोग हो गए तो वो एक समूह ग्रुप माना जाता है। तो उसमें कोई एक राजा नहीं होता था, वो पूरा का पूरा ग्रुप ही शासन करता था, सारे के सारे राजा कहलाते थे उसमें। ठीक है, आगे देखिए। हर जनपद की अपनी एक राजधानी होती थी। जो भी जनपद होता था उसकी अपनी एक राजधानी होती थी, जिसे किले से घेरा जाता था। ठीक है, किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए अधिक धन की जरूरत थी। मतलब जो किलेबंद की जो राजधानियां हैं, उसका जो रख रखाव है और सेनाओं और जो नौकरशाही है, जो वहां के सेना थे, नौकर वगैरह थे, उनके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती थी। उनके जो रख रखाव, उनकी जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए किनकी जरूरतें, सेनाओं और जो नौकरशाही थे, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादातर धन की जरूरत होती। क्यों? क्योंकि वो किलेबंद राजधानियों के सेना और नौकरशाही वगैरह होते थे। ठीक है, आगे देखिए। शासक किसानों और व्यापारियों से कर, कर मतलब टैक्स, टैक्स वसूलता था। जो शासक होता था ना वहां का राजा, वो एक तो किसानों से और एक व्यापारियों से टैक्स वसूलता था, कर वसूलता था। ठीक है, अब आगे देखिए। हो सकता है पड़ोसी राज्यों को लूट कर भी धन यानी कि पैसा इकट्ठा किया जाता था। मतलब कि हो सकता है कि जो वहां के जो पड़ोसी वगैरह होंगे उनको भी लूट कर धन इकट्ठा किया जाता था, पड़ोसियों को भी। आगे देखते हैं। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र रखना शुरू कर दिए। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने, जो स्थायी सेना का मतलब होता है, स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, कि इसे इसकी वहां से हटाया नहीं जाता। स्थायी मतलब कि परमानेंट हो जाता है, कि स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र रखना शुरू कर दिए कुछ राज्यों ने। आगे देखिए दोस्तों, देखिए मैंने इस पे IM लिख रखा है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। बहुत से बच्चे होते हैं कि हिस्ट्री जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखोगे ना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे ना, आई एम श्योर आपको भी इंटरेस्ट आएगा और अच्छा लगेगा। आपको भी लगेगा कि हाँ, मुझे भी हिस्ट्री अच्छी लगने लगी। किसी टाइम पे मैं हिस्ट्री पढ़ के सोता था, मुझे बोरिंग लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत मजा आता है। ठीक है, चलिए अब हम अपना टॉपिक देखते हैं। देखिए टॉपिक क्या है हमारा, मगध महाजनपद साम्राज्य इतना समृद्ध क्यों था, मतलब कि विकसित क्यों था। ठीक है, जो मगध साम्राज्य है वो इतना समृद्ध क्यों था। देखिए, यह एक प्राचीन शक्तिशाली जनपद था। यह एक प्राचीन शक्तिशाली जनपद था और ये पुराने जनपद तथा यह पुराने जनपद था। वर्तमान में यह पटना गया, अभी प्रेजेंट में वर्तमान में यह पटना यानी कि बिहार में है। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, यह एक प्राचीन शक्तिशाली जनपद था और यह एक पुराना जनपद था, इसलिए शक्तिशाली था, और यह वर्तमान में पटना गया यानी कि बिहार गया। आगे देखिए, इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह थी। राजधानी क्या थी इसकी, राजगृह, और इसके इर्द गिर्द पहाड़ियां थी जो प्राकृतिक रूपों से रक्षा करती थी। मतलब कि इसके आसपास इर्द गिर्द पहाड़ियां थी और प्राकृतिक रूप से रक्षा करती थी। आगे देखिए, यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। भूमि उपजाऊ थी तो मतलब फसल भी अच्छी होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई की जाती थी। देखिए यहाँ की भूमि जो है वो उपजाऊ थी और फसल अच्छी होती थी, इसीलिए क्योंकि भूमि उपजाऊ थी। ठीक है, यहाँ गंगा
एक तो गंगा नदी और एक सोन नदी। इस नदी से पानी की सिंचाई होती थी। ठीक है, गंगा और सोन नदी में नौका द्वारा यातायात की सुविधा थी। मतलब कि गंगा और सोन नदी में नौका मतलब कि नाव, जो नाव वगैरह होती है ना हमारी, उसके द्वारा यातायात मतलब कि कहीं आने जाने की सुविधा थी। पहले पहले ऐसे ही तो जाते थे, उसमें नाव वगैरह में कहीं जाना वगैरह होता था पहले वाले, तो यातायात की अच्छी सुविधा थी, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे उनके जो व्यापार था, काम वगैरह था, उसमें अच्छी वृद्धि हुई। देखिए, लोहे की खान थी यहाँ पे, और यहाँ पे लोहे की खान भी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध हो जाते थे। जो जंगली क्षेत्र थे वहां के, वहां पे हाथी उपलब्ध हो जाते थे। यहाँ जो सेनाओं में रखे जाते थे, जो कि जंगली क्षेत्र में जो हाथी उपलब्ध होते थे ना, वो सेनाओं में रखे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक आरंभिक साम्राज्य। देखते हैं, मगध के, जो मगध साम्राज्य था ना, मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य भी उदय हुआ। जो मगध साम्राज्य था ना, उसके विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। मैंने बताया आपको 321 ईसा पूर्व में की थी। 321 ईसा पूर्व में की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को एक दो बार देखोगे ना तो आपको जरूर याद हो जाएगी। और मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ जो कि एग्जाम में आ सकते। कुछ भी थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ कि थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं आपको। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट यही बता रही हूँ कि जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और एग्जाम में आ सकेगी। सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ मैं आपको दोस्तों। ये देखिए, हमने पढ़ लिया। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यह साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। जो ये मौर्य साम्राज्य ना हमारा, ये पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। देखिए, मैंने इस पे भी IM लिख रखा है, इंपॉर्टेंट। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत, मतलब कि मौर्य जो वंश है उसके बारे में जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये टॉपिक है। ठीक है, देखिए, पहला है मूर्तिकला। जो मूर्तिकला होती थी उस टाइम पे वहां की, तो उसकी मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत एक तो मूर्तिकला से भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा मूर्तिकला, कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत हमें कहां से मिलते हैं। पहला पॉइंट मूर्तिकला के, मूर्तिकला से मिलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा समकालीन संरचनाएं। ये देखिए, मौर्य काल के दौरान एक पुस्तक लिखी गई थी। जो मौर्य काल था ना, उसके दौरान एक पुस्तक लिखी गई थी, इंडिका। क्या नाम है पुस्तक का? इंडिका। और पुस्तक लिखी थी यूनान के एक राजा थे। पुस्तक किसने लिखी थी? ये देखिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। देख, शुरू से बोलती हूँ मैं एक बार आपको। मौर्य काल के दौरान एक पुस्तक लिखी गई थी, इंडिका। और पुस्तक लिखी थी यूनान के एक राजा थे, उनके एक राजदूत थे। यूनान का कोई राजा होगा, उसका एक राजदूत थे। राजदूत का नाम है मेगस्थनीज। राजदूत का नाम क्या है? मेगस्थनीज। यूनान से आए थे, यह यूनान से आए थे। ठीक है, देखिए, पुस्तक लिखी थी यूनान के एक राजा थे, उन्होंने, उन राजा का कोई एक राजदूत था मेगस्थनीज। इनका नाम है मेगस्थनीज, यह यूनान से आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने दरबार में वो वहां पर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहे थे। ठीक है, और इन्होंने मौर्य वंश को देखा अच्छे से और उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। देखिए, ये जो पुस्तक है, ये इंडिका नाम है इसका। ठीक है, और यह पुस्तक यूनान के एक राजा थे, राजा का कोई एक राजदूत था। ठीक है,
इनका नाम मेगस्थनीज है। यह यूनान से आए थे और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे और इन्होंने उस दरबार को अच्छे से देखा, समझा, सोचा, विचारा, सब कुछ किया और फिर उस पर एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इस पुस्तक का नाम इंडिका। देखे मैंने ऊपर भी यार यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा तीसरी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, मतलब कि एक पुस्तक और लिखी गई है तीसरी। ठीक है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। यह पुस्तक चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। अब बताइए चाणक्य कौन है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया होगा ना, तो प्लीज जो भी इस वीडियो को ध्यान से देख रहा है वो मुझे कमेंट करके प्लीज 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 जरूर बताइएगा कि चाणक्य कौन है, जिससे मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं और कितने कितने बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं इस वीडियो में। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। जो भी बच्चा इस वीडियो को ध्यान से देख रहा है वो 1 मिनट में कमेंट करके मुझे जरूर बता देगा कि चाणक्य कौन थे। ठीक है, तीसरी पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है और ये चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि चाणक्य कौन है। मैंने बताया था अभी आपको ऊपर। फोर्थ पॉइंट देखिए हमारा, इस समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ पौराणिक थे। मतलब कि जो इस समय जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे वो पौराणिक मतलब पुराने थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक नहीं है, ये पॉइंट है, इसी का ही फिफ्थ पॉइंट है। अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभों में से भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। अशोक द्वारा लिखवाए गए कुछ स्तंभ थे। ठीक है, अशोक के द्वारा लिखवाए गए कुछ स्तंभ थे जिससे उसके बारे में भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी के स्रोत मिलते हैं। ये 5वां पॉइंट है हमारा। छठा पॉइंट देखिए अशोक एक पहला ऐसा सम्राट था जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश जो है वो प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अशोक ने धम्म का प्रचार किया। देखिए ये भी अधिकतर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अशोक ने धम्म का प्रचार किया। देखिए मैं कुछ थोड़ा सा बताती हूँ। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि सेकंड चैप्टर का सेकंड ही पार्ट होगा, उसमें मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ इस चैप्टर से, जो कि एग्जाम में जरूर आएंगे। और एक इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले करवाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट वाले। धम्म के सिद्धांत साधारण थे तथा सार्वभौमिक, मतलब कि सभी के लिए थे। ठीक है, धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। देखिए अशोक ने बोला था कि धम्म के माध्यम से, धम्म के हिसाब से लोगों का जीवन एक तो इस संसार में, जो कि ये संसार है हमारा, एक तो इस संसार में और इस संसार के बाद अच्छा रहेगा उनका जीवन। ठीक है, एक तो इस संसार में अच्छा रहेगा और इस संसार के बाद भी उनका जीवन अच्छा रहेगा, धम्म के माध्यम से अशोक ने बताया था। तो आप मेरी सेकंड वीडियो का वेट करिए, मैं बहुत जल्द सेकंड वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। इसके लिए आप जिसने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मैं अपनी जैसे ही सेकंड वीडियो अपलोड करूंगी आपके फोन में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने सेकंड वीडियो अपलोड कर दी है और आप जिसको जल्द से जल्द देख पाए। ठीक है, तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी।